रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। Assalamu alaikum to all of you. I hope you all will be doing good and enjoying the blessings of Ramadan. कल के लेक्चर में हमने फ्लूइड वर्कअप किया था और आपसे डिस्कस किया कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी सिनेरियो, किसी भी कंट्री में हैं, you must be familiar with the finished dosage form which you have as a source of parenteral nutrition or IV admixtures. You are going to prepare on the basis of any request you have received from your physician. Ab, in a lecture day before yesterday, I gave you assignment even on Friday to have a look, Google different formulations of finished products which are available in Pakistan, their composition, their osmolarity, right? So you did that in a good way. Then in a yesterday calculation, we presented a case where a physician asked you to prepare a parenteral nutrition for a patient, and he gave you the requirements in terms of parenteral nutrition to be formulated by you people. अब उसने आपको कहा कि जी ये एक प्रिस्क्रिप्शन दी, पेरेंटल न्यूट्रिशन ऑर्डर दिया आपको और कहा कि जी पेशेंट वेट ये है, आप मुझे इतनी प्रोटीन पर डे चाहिए, मुझे इतना सोडियम चाहिए, मुझे इतना पोटेशियम चाहिए, मुझे इतना कैल्शियम चाहिए, मुझे इतना लिपिड चाहिए और मैक्सिमम मुझे नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी मैक्सिमम पर डे आप इतनी चाहिए, और फ्लूइड भी बताया कि मुझे फ्लूइड इतना चाहिए। ये एक सिंपल सा सिनेरियो मैंने आपसे प्रेजेंट किया। जब ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर हम आगे फर्दर देखेंगे और क्या क्या चीजें आपको एज अ फार्मासिस्ट देखनी पड़ेगी। ठीक, अगर फिजिशियन आपको ये पेरेंटल न्यूट्रिशन ऑर्डर नहीं देता तो जिस तरह बाकी ड्रग्स की डोजेज हैं, इसी तरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी बाकायदा डोजेज हैं कि पर डे इस कंडीशन में अगर ये एज है तो आप कितना प्रोटीन देना चाहिए, मतलब मिनिमम रेंज क्या है, मिनिमम प्रोटीन कितनी देनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी दे सकते हैं। इसी तरह सोडियम की भी बताई होती है कि डेली डोज कितने MEQ पर केजी आप अडल्ट है, चाइल्ड है, कितनी दे सकते हैं। सेम इज केस टू इन डिफरेंट कंडीशन कि अगर रीनल इम्पेयरमेंट है, अडल्ट है तो 2 to 4 नॉर्मल देते हैं, लेकिन अगर रीनल इम्पेयरमेंट है आप 1 MEQ पर केजी दें, बला बला। आप सारी चीजें, आप सारी गाइडलाइंस आपको मिल सकती हैं। जब आपके पास गाइडलाइंस होंगी या फिजिशियन आपको डायरेक्ट करेगा, नेक्स्ट जो टास्क होती है वो आपकी होती है, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मुलेशंस अवेलेबल विद यू and you are the one who are going to calculate all the finished product requirements. Then it's your responsibility to prepare parenteral nutrition compounding order and give it to your pharmacy technician or even a pharmacist who is working in aseptic dispensing section who will formulate. अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने कैलकुलेट करना है कि कितने ml चाहिए, फिर आपने उसको फॉर्मुलेट करना है कि एक जो TPN बैग होगा उसमें सारे ml लेके उसमें ऐड अप करके एक फॉर्मुलेशन बना के आपने देनी है। अब आपने बताना है कि मैंने 2-in-1 बनाना है, 3-in-1 बनाना है। आपने फिजिशियन को ये भी बताना है कि जी रिक्वायरमेंट तो आपकी ठीक है, लेकिन ये जो है आपकी फ्लूइड कम है। फिर आपने उनसे पूछना है, अब ये TPN ऑर्डर था, इसमें रूट नहीं लिखा हुआ था। अक्सर फिजिशियन रूट बताते हैं कि मुझे जो है पेरिफेरल रूट के लिए चाहिए, अगर नहीं लिखा हो तो आपने उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा रूट आपको चाहिए, पेरिफेरल या सेंट्रल, बिकॉज आप जो उसकी ऑस्मोलैरिटी होगी उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा है, फ्लूइड थोड़ा है, आप समझते हैं तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ml और पर लीटर। ये बात तो आपको क्लियर है ना। जब वॉल्यूम थोड़ा होगा, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, इट मींस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विल बी हायर। व्हेन ऑस्मोलैरिटी विल बी हायर, देन that IV admixture will not be feasible for peripheral route. You have to switch to the central route. अब ये चीज आपने पहले उनसे क्लियर करनी होती है कि वो कौन सा रूट उनको चाहिए, फिर उस फ्लूइड के मुताबिक आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कल हमने कैलकुलेट किया था कि जी उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि जी 1.5 ग्राम थी,
उसकी बेस के ऊपर आपने कैलकुलेट कर दिया कि जी टोटल प्रोटीन पर डे इतनी चाहिए, हमारे पास अमाइनो विल 5% अवेलेबल है सोल्यूशन, तो 5% मीन 5 ग्राम इन 100 ml, तो हमें तो चाहिए 37.5 ग्राम। यूनिटरी मेथड से आपने कैलकुलेट कर दिया कि इतने ml अमाइनो विल चाहिए। फिर आपने जब अमाइनो विल का लेबल देखा तो आपने कहा इसमें प्रोटीन के साथ साथ तो सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, हमने सोडियम और पोटेशियम देना है। तो पहले वॉल्यूम कितना निकला, फॉर एग्जाम्पल 750 ml निकला, तो आपने कहा 750 ml में सोडियम और पोटेशियम बाय डिफॉल्ट जाना ही है, कितना जा रहा है वो कैलकुलेट करना। वो जो अमाउंट अमाइनो विल से जा रही है, टोटल उसकी रिक्वायरमेंट से आपने माइनस कर दिया। अगर आप ये लेबल नहीं देखेंगे अमाइनो विल का और the amount of sodium or potassium which is being administered in amino will आप सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, what will happen, आप 100 MEQ सोडियम नॉर्मल सलाइन से दे देंगे, ठीक है, 100 उधर से चला गया है और इधर से 25 इधर से, मीन 25% सोडियम यू विल एडमिनिस्टर एक्स्ट्रा। 100 बनती है ना टोटल सोडियम की, 4 MEQ पर केजी से हो तो 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 MEQ पर डे बनता है। आपने 100 नॉर्मल सलाइन से दे दिया और इधर से भी तो 26 चला गया, मीन 25% सोडियम विल बी एडमिनिस्टर्ड एक्स्ट्रा। what will happen if you will not look into this parameter, तो hypernatremia हो सकता है। hypernatremia will be translated clinically क्या होगा, सोडियम ओवरलोड होगा तो क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, हाइपरटेंशन होगी, एडीमा होगा। जस्ट कंसिडर कि ये पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट का है, या ये पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, या ये पेशेंट लिवर इम्पेयरमेंट का है, फ्लूइड ओवरलोड होगा, या ये पेशेंट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का है, फ्लूइड ओवरलोड होगा। ऑल दीज क्लिनिकल कंडीशंस विल बी कॉम्प्रोमाइज। एक साइड पे आप पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दूसरी साइड पे उसकी क्लिनिकल कंडीशन कॉम्प्रोमाइज होगी। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूट्रिशन में टू फाइट विद द डिजीज कंडीशन, बिकॉज पेशेंट को ओरली कुछ नहीं जा रहा, उसको एनर्जी चाहिए, तो डिजीज ठीक करने के साथ साथ उसका न्यूट्रिशन स्टेटस आपने बेहतर करना है, सो दैट पेशेंट कैन फाइट दैट डिजीज इन एन आइडियल वे। अगर आप पेरेंटल न्यूट्रिशन इस फॉर्म में दे रहे हैं कि वो डिजीज को वर्सन कर रही है, देन इट्स ऑफ नो यूज। सो बीइंग अ फार्मासिस्ट you must be clear with the formulation because you are the expert of drug। आप उसकी फॉर्मुलेशन कंपोजिशन देखेंगे तो डॉक्टर तो यही देखेगा कि जी उसके साइन सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, वजह क्या वजह है, नर्स को भी इस चीज का आइडिया नहीं हो। इसलिए मैंने आपको शुरू से सेंसिटाइज करना शुरू किया कि ड्रग प्रोडक्ट उसकी फॉर्मुलेशन कंपोजिशन के बारे में आप जो है यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं। जब क्लिनिशियन बात करे डायग्नोसिस की, नर्स बात करे एडमिनिस्ट्रेशन की, आप बात करें कंपोजिशन की कि जी ये कंपोजिशन है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव यही है ना, सेफ एंड एफिकेशियस यूज ऑफ ड्रग्स to enhance the efficacy of drugs or maximize the beneficial outcomes of drugs and minimize the adverse effects or untoward effects associated with drugs. This is your objective. तो कल हमने बात कर ली कि अमाइनो विल आपने कैलकुलेट कर लिया, या कोई भी प्रोटीन सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, आपने सोडियम क्लोराइड का कैलकुलेट कर लिया, आपने KCl कैलकुलेट कर लिया फॉर पोटेशियम, आपने कैल्शियम कैलकुलेट कर दिया, आपके पास कैल्शियम ग्लूकोनेट था, आपने लिपिड कैलकुलेट कर दिया, आपके पास लिपिड इमल्शन था। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन करवाई, अगर आपके पास लिपिड 20% के बजाय 10% हो, क्या आप कैलकुलेट कर लेंगे? कर लेंगे। अगर आपके पास प्रोटीन सॉल्यूशन 5% के बजाय 10% होगी, क्या आप कैलकुलेट कर लेंगे? यस यू विल कैलकुलेट। सिमिलरली अगर आपके पास नॉर्मल सलाइन के बजाय 0.9% NaCl के बजाय 1% NaCl है, आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने MEQ सोडियम है उसमें? यस यू विल कैलकुलेट। अब ये जो कल मैंने आपको फ्लूइड कैलकुलेशंस आपको करवाई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन you can apply these calculation to any IV admixture। Believe me, आज आप नेप्लेक्स की बुक उठा लें, ठीक है, शार्जल कंप्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू जो है, ये नेप्लेक्स की है, नॉर्थ अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइसेंशियर एग्जामिनेशंस, जो अमेरिका की, कनाडा की या यूके में आप जाते हैं तो उनकी बुक्स हैं।
आप उनमें देख लें, उनमें ऐसी कैलकुलेशन वो पूछते हैं। एक पेशेंट सिनेरियो दिया होता है और पूछते हैं कि इस पेशेंट को इतने MEQ सोडियम चाहिए, आपके पास ये फार्मूलेशन कैलकुलेट करें। जब तक कि आपको ये बेसिक्स नहीं क्लियर होंगी, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। नो डाउट क्लिनिकल भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन डिस्पेंसिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। आज हमारा जी है नेक्स्ट जो फेज है, अब आपने फ्लूइड कैलकुलेट कर दिया। कल टोटल फ्लूइड कितना था? डॉक्टर ने रिक्वायर किया था कि जी मुझे चाहिए 100 ml पर kg। पेशेंट वेट कितना था? 25। सो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का वॉल्यूम कितना उसने कहा? मुझे 2500 ml या 2.5 लीटर पैरेंटल न्यूट्रिशन सारी बना के दें। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब जो फ्लूइड्स आपके कैलकुलेट हुई हैं वो कौन कौन से कैलकुलेट हुई हैं? नंबर 1 अमाइनो व्हेल। अब सारे फ्लूइड ऐड ऑन करें। अमाइनो व्हेल कितने ml था? 750 ml। नॉर्मल सेलाइन कितना था आपका? समथिंग 490 ml या 80 ml आपका था। KCl इंजेक्शन कितना चाहिए था? 6.25 ml चाहिए था। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% के कितने ml चाहिए थे? 87.5 ml। और आपका 25% इमल्शन जो लिपिड इमल्शन थी उसके कितने चाहिए थे? 125 ml। अब ये चीजें आपने 5 चीजों का वॉल्यूम ऐड अप करें तो टोटल वॉल्यूम कितना बनता है? इट वुड बी समथिंग 1335 ml। आप कैलकुलेट करें, आपकी कैलकुलेशन क्या बताती है? ओके, कुछ ने कहा जी 1447। ओके, आपके मुताबिक 1447 ml है। ठीक है, अब आप लिख लेंगे जी आपका 1447 ml ये फ्लूइड बन गया। अब इसको माइनस कर लें, रिमेनिंग फ्लूइड कितना आपके पास बच जाएगा? आप इसको 2500 ml है ना आपका, तो 2500 ml में से इसको माइनस करें 1447 या 48 को, क्या आ जाता है? 1052 ml। ठीक है, अब ये क्या है आपका रिमेनिंग फ्लूइड। अब आप सोचिए क्या कौन सा कंपोनेंट रह गया है न्यूट्रिएंट्स में से? जी बताएं। सर नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। नॉन नाइट्रोजन में लिपिड तो आ गया। NP हो गया हाँ जी, सर। फिर क्या रह गया? कौन सा न्यूट्रिएंट रह गया? सारे हो गए। सोचे भाई, कौन सा न्यूट्रिएंट रह गया? डेक्सट्रोज। शाबाश, अबीरा ने कहा डेक्सट्रोज, अनम ने भी बताया विटामिन। ठीक है, विटामिन भी रह गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आपको नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी जानी है, वो डेक्सट्रोज से जानी है। लिपिड तो आगे जितना चलना था, एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी एनर्जी होती है। अब आपने डेक्सट्रोज जो है वो ऐड करना है, जो मेजर है। ठीक है, विटामिन का मैक्सिमम 1 या 2 ml 4 ml, इससे ज्यादा नहीं होगा जो आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी उससे विटामिन की रिक्वायरमेंट। और विटामिन की एक और चीज देखिएगा, नॉर्मली जो 1 वीक या 2 वीक पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं, अगर आप अमाइनो व्हेल की अगर देखें तो उसमें भी विटामिन है। फॉर्मुलेशन उसकी देखिए, उसमें बहुत सारे विटामिन हैं, उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, जैसे जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम। थोड़ी थोड़ी इंटरनेशनल यूनिट्स माइक्रोग्राम में होगी, कुछ रिक्वायरमेंट वहां से चली जाएगी। इसी तरह लिपिड के अंदर अगर आप देखें, लिपोफंडिन या लिपोसिन है। मैंने फॉर्मुलेशन इसलिए कही थी कि ये आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऐसी सिलेक्ट करें। लेट्स से 10% है आपके पास, ग्लैक्सो वाले आते हैं, आपके पास ओसुका वाले आते हैं। आप ऐसी फॉर्मुलेशन सिलेक्ट करें जिसमें बाय डिफॉल्ट विटामिन भी हो। लिपो लिपिड इमल्शन में फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल विटामिन आपके मिल जाएं, जो बेसिक डेली रिक्वायरमेंट हो। अनलेस कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की, ए की, डी की, तो आप स्पेशल ऐड कर सकते हैं या इंजेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो डेली अलाउंस है या डेली रिक्वायरमेंट है, आप ऐसी फॉर्मुलेशन सिलेक्ट करें। देन यू आर वर्किंग एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपनी फॉर्मुलरी में, जिसमें बेसिक एसेंशियल बिसाइड्स लिपिड विटामिन भी चले जाएं। ठीक है, ये होती है ड्रग परचेजिंग सिलेक्शन में आपका रोल, कि आप ऐसी चीज सिलेक्ट करेंगे जो 2 in 1 3 in 1 बेनिफिट्स हो, कम कीमत में
ज्यादा बेनिफिट्स। अच्छा जी, अब आपके पास 1052 ml रिमेनिंग है। अब पहले नंबर पे अब आज हमने करना है एनर्जी वर्कअप, ठीक है। फ्लूइड वर्कअप आपने कर लिया था। एनर्जी वर्कअप में सबसे पहली चीज होती है अमाइनो एसिड एनर्जी या प्रोटीन एनर्जी। अमाइनो एसिड एनर्जी लिखें। आज कितने ग्राम, इसको एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन दी जा रही है? टोटल प्रोटीन पर डे कितनी दी जा रही थी? आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। इस पेशेंट को कितने ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है पर डे? कल कैलकुलेट किया था। 37.5 ग्राम। शाबाश, 37.5 ग्राम उसको प्रोटीन पर डे दी जा रही है, ठीक है जी, गुड। और 1 gram of protein will give you 4 kilocalories energy। अब मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। दिस इज ए अंडरस्टूड फैक्टर, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर 1 ग्राम प्रोटीन बर्न होना तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितनी जी प्रोटीन की एनर्जी जा रही है। 37.5 इंटू 4, शाबाश बताएं कितनी मान रही है जी? 150। शाबाश, मरियम ने कहा जी 150 किलो कैलोरीज। अगर डॉक्टर आपसे पूछता है और आपने फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो आप लिखेंगे कि 150 किलो कैलोरीज ऑफ नाइट्रोजनस एनर्जी और प्रोटीन एनर्जी इज बीइंग गिवन टू दिस पेशेंट। अब दूसरी चीज एनर्जी जो आपने कैलकुलेट करनी है वो है जी आपकी सार्बिटोल। अगर आपने अमाइनो वेल देखा है ना, अमाइनो वेल के अंदर सार्बिटोल भी है, लेकिन उसकी एनर्जी नहीं दी गई। सार्बिटोल इज 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 अ कार्बोहाइड्रेट। अमाइनो वेल आपने कल बताया था कि अमाइनो वेल के ऊपर लिखा हुआ है अमाइनो वेल 600। वो 600 उसका वॉल्यूम नहीं है, अमाइनो वेल का वॉल्यूम 500 ml है। 600 मीन 600 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है। अब एनर्जी वो दे रहा है 600, यानी 500 ml सारे बर्न अगर हो तो 600 एनर्जी, 600 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। लेकिन वो 600 जो किलो कैलोरी दे रहा है उसमें दो चीजें शामिल है, प्रोटीन की एनर्जी भी यानी अमाइनो एसिड की एनर्जी भी और सार्बिटोल की एनर्जी भी। अब आपने कल कैलकुलेट किया था कि टोटल एनर्जी अमाइनो वेल कितनी दे रहा है? 1 लीटर देता है 600 किलो कैलोरी, यही था ना? 600 मीन 600 किलो कैलोरीज पर लीटर, जिस वजह से इसको अमाइनो वेल 600 लिखते हैं। 1 ml कितनी देगा? 600 डिवाइडेड बाय 1000, 0.6 किलो कैलोरी पर ml अमाइनो वेल एनर्जी देता है फॉर बोथ प्रोटीन एंड सार्बिटोल। अब आपने कल टोटल एनर्जी तो कैलकुलेट की थी कि हम 750 ml दे रहे हैं, तो 750 ml कितनी एनर्जी दे रहा है? 750 इंटू 0.6 जी 450। शाबाश। अब 450 में से 450 इज द एनर्जी ऑफ बोथ अमाइनो एसिड एंड सार्बिटोल। अगर आपने सार्बिटोल की कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एनर्जी माइनस अमाइनो एसिड एनर्जी। अमाइनो एसिड की कितनी एनर्जी है? 150। 450 में से 150 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? शाबाश, 300 किलो कैलोरीज। हबीब ने कहा कि जी ठीक बताया, 300 किलो कैलोरी सार्बिटोल की एनर्जी है। सार्बिटोल इज अ कार्बोहाइड्रेट, सो इट्स अ सोर्स ऑफ नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। अब आप इसके आगे बेशक लिखते हैं NNE, ठीक है। 150 किलो कैलोरी अमाइनो एसिड की और 300 किलो कैलोरी आपकी कहां से मिल रही है? सार्बिटोल से। अगर कोई लिपिड आपकी प्रोटीन एमल्शन सॉरी प्रोटीन सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें सार्बिटोल नहीं होगा, फिर ये नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि कोई भी आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसके अंदर देखें क्या क्या चीजें हैं। यानी आपको प्रोटीन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी मिल गए, प्रोटीन के साथ साथ वाटर सॉल्युबल विटामिन भी मिल गए, प्रोटीन के साथ साथ ट्रेस एलिमेंट भी मिल गए, और प्रोटीन के साथ अब आपको नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी भी मिल गई। अदरवाइज आपको इसमें ये सार्बिटोल ना होता तो बाकी एनर्जी कहां से देनी पड़ती थी? सारी डेक्सट्रोज से देते। अब तीसरी चीज एनर्जी में कौन सी होगी? आपकी है लिपिड।
कल आपने लिपिड कैलकुलेट किया है। लिपिड जो है ना, आज जाके लेबल देखिएगा, शायद मैं माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मैंने देखा था कि जो लिपोसिन और लिपोफंडिन दोनों के ऊपर जो उनकी एनर्जी है ना, वो कहते हैं कि जी इनका जो है बाय डिफॉल्ट 1 ग्राम जो है ना वो तकरीबन देता है 9.4 या 9.6 किलो कैलोरीज एनर्जी। लिख लें, 1 ग्राम ऑफ लिपिड गिव्स 9.6 या 9.8 किलो कैलोरीज। 1 gram of lipid will burn to give 9.6 or 9.8 किलो कैलोरीज। और इनमें फॉर्मुलेशन के ऊपर बाय डिफॉल्ट लिखा होता है कि जो 10% लिपिड इमल्शन है, 10% lipid emulsion will give 1 kilocalorie per ml, okay, and 1 ml of 20% lipid emulsion will give 2 kilocalorie per ml। ये आप बेशक परसेंटेज से कैलकुलेट भी कर लें तो इतनी ही रफली आती है। I repeat, 1 ml of 10% lipid emulsion will give 1 kilocalorie, and 1 ml of 20% lipid emulsion will give 2 kilocalorie। अब आपने 20% लिपिड इमल्शन लिया था, ऐसे ही है ना, 125 ml। तो लिपिड कितनी एनर्जी दे रहा है? 125 ml इंटू 2 मीन 250 किलो कैलोरी। ठीक है, रबीत ने कहा ठीक है 250 किलो कैलोरी। अब आपको नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी कितनी मिल गई अगर मैं आपसे पूछूं? एक आपको मिली सार्बिटोल से, दूसरी आपको मिली लिपिड से। तो अभी तक आपको कितनी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी मिल चुकी है? 250 इंटू 300, 550 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी आप बना चुके हैं, और 150 जो थी आपकी नाइट्रोजनस थी। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ, प्रोटीन इज नॉट यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन पेरेंटल न्यूट्रिशन, रादर प्रोटीन इज यूज फॉर एनाबोलिज्म। प्रोटीन आपने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। प्रोटीन और अमाइनो एसिड शुड बी यूज फॉर एनाबोलिज्म, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और वो जब एसिमिलेट होंगे फॉर एनाबोलिज्म, फॉर ग्रोथ, फॉर एनाबॉलिक एक्टिविटी, दे विल रिक्वायर एनर्जी। They will require additional energy that will be provided by dextrose, carbohydrates and lipids। तो जो नॉन नाइट्रोजनस सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे उनका मकसद क्या होगा? एक तो जो आप अमाइनो एसिड दे रहे हैं वो बॉडी में बिल्डअप हो, एनाबोलिज्म हो, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मेंटेन द बेसिक मेटाबॉलिक नीड्स और बेसिक नीड्स ऑफ बॉडी, जिस तरह रेस्पिरेशन है, हार्ट है, ब्रेन है, एवरी ऑर्गन और सेल ऑफ बॉडी नीड्स एनर्जी। तो जो नॉन नाइट्रोजनस सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दो काम करेगा। फर्स्ट, टू मीट द बेसिक नीड्स, सेकेंडली टू प्रोवाइड एनर्जी टू अमाइनो एसिड्स टू गो फॉर एनाबॉलिक एक्टिविटी। और प्रोटीन जो है वो बर्न नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको एक पहले कैलकुलेशन बताई थी, व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ थंब फॉर नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी? If you are giving 1 gram of protein, you should provide how much non-nitrogenous energy? Can anybody recall? शाबाश, अबीरा ने बताया 25 किलो कैलोरी। वेरी गुड। अगर आप 1 ग्राम अमाइनो एसिड या प्रोटीन दे रहे हैं, ठीक है, आशकर ने भी देखा है 25 है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं तो आपको मिनिमम 25 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इस पेशेंट के लिए यही फार्मूला यूज करते हुए कितने किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी मिनिमम चाहिए होगी? शाबाश, कैलकुलेट करें। मिनिमम, फोर्थ पॉइंट लिख लें, मिनिमम नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी पर डे रिक्वायर्ड फॉर दिस पेशेंट। कैलकुलेट करें, इस पेशेंट को आज कितना मिनिमम नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? हरी अप।
हाँ जी, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है भाई। 1 ग्राम के लिए 25 किलो कैलोरी, उस पेशेंट को कितना प्रोटीन 937 दे रहे हैं? 937 937। जी बिल्कुल। 1 ग्राम के लिए 25 है, तो आप उसको कितनी प्रोटीन दे रहे हैं? 37.5। 37.5 इंटू 25, शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने बताया है। 937.5 किलो कैलोरी मिनिमम। आज कम से कम उसको इस टीपीएन में 937 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजन एनर्जी देंगे, तब ये प्रोटीन जो होगी सेफ रहेगी, ये बर्न नहीं होगी, ये बॉडी में यूज होगी। इससे ज्यादा आपको देनी पड़ेगी, इससे नीचे नहीं देना। ये हमेशा याद रखिएगा कि मिनिमम नॉन नाइट्रोजन एनर्जी पहले कैलकुलेट करते हैं। फिर दूसरी चीज, नेक्स्ट स्टेप है कि मैक्सिमम की मैक्सिमम। हर एक पेशेंट की डिफरेंट होती है, डिफरेंट गाइडलाइन डिफरेंट बताती है बेसिक। वैसे उसने आपको कह दिया कि जी 100 टोटल आप इसको दे दें, नॉन नाइट्रोजनस, इससे ज्यादा ना दें। तो अगर उसको 100 मैक्सिमम देनी है तो 100 के हिसाब से कितनी बनती है? 100 इंटू 25। पेशेंट का वेट कितना है? 25। उसने कहा था कि जी 100 किलो कैलोरीज नॉन नाइट्रोजन जी पर केजी पर डे मैक्सिमम आपने देनी है। तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम आप 25 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी इस पेशेंट को आज देनी है। अब ये मैं मैक्सिमम की बात बहुत सारी चीजों पे आती है, सर जिस ये तरह आप, पॉइंट समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ। मेडिकेशन ऑर्डर में ही डॉक्टर ने आपको कहा था कि मुझे जिस तरह फ्लूइड बताया था, उसने आपको कहा कि मैक्सिमम नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी मुझे 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे चाहिए। उसने शायद कोई प्रोटोकॉल देखा या गाइडलाइन देखी। तो 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे है, तो पेशेंट वेट कितना है? 25। मैक्सिमम कितना हो गया? 2500 किलो कैलोरी आप दिन में दे सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी भी ड्रग की, आपने कहा है ना कि मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज, the dose should be within therapeutic window। अब न्यूट्रिएंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1:25 रेशियो से आपने कैलकुलेट किया। 937 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजन एनर्जी से कम नहीं देना और 2500 किलो कैलोरी से ज्यादा नहीं देना। अगर आप 2500 से ज्यादा न्यूट्रिएंट दे देंगे तो क्या होगा? पेशेंट मेटाबॉलिक स्ट्रेस में चला जाएगा। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट बीमार है, आपने घर में देखा होगा रूटीन में, कोई बच्चा या कोई बड़ा या आप खुद कभी बीमार हुए हैं, बुखार हुआ हो, आप नॉर्मली जो डाइट खाते हैं, ले रहे होते हैं, जब आपको या किसी मरीज को 3-4 दिन बुखार रहा हो, कोई टाइफाइड या कुछ हो, जब वो ठीक होता है, क्या पहले दिन ही वो सारी नॉर्मल डाइट पे आ जाता है? बर्दाश्त कर सकता है? उसका मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी होती है, नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करता है। इसी तरह जो पेशेंट एनपीओ होता है या बीमार होता है लंबे अरसे के लिए, उसका बॉडी सिस्टम वीक हो जाता है, वो फौरन नॉर्मल जो उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको मीट नहीं करता। तो उसको क्या कहते हैं, गाइडलाइन कहती है कि डे 1 पे टीपीएन देनी है तो उसको 40% ऑफ नॉर्मल बॉडी नीड्स से शुरू करें, अगले दिन वो 50% उसका डेली अलाउंस के मुताबिक दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं तब तक के वो मैक्सिमम नीड्स को मीट कर ले। यानी जिस तरह आप डाइट देनी है, वो 2 रोटियां खाता है तो पहले दिन आप 1 रोटी देंगे या आधी देंगे, बर्दाश्त कर ले, फिर अगले दिन बढ़ा देंगे, 1 कर देंगे, फिर 1.5 कर देंगे, 2 कर देंगे, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको टॉलरेट करें। इसी तरह पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को भी आपने देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम कितनी देनी है, मैक्सिमम कितनी देनी है। मिनिमम से कम नहीं देनी, वो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। मैक्सिमम से ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं देने, तो जो भी है न्यूट्रिएंट है उसकी एक्सेस होगी तो डैमेज करेगा, और एनर्जी एक्सेस देंगे तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, मैं फिर ये इंशाल्लाह जैसे आगे चलेंगे तो आपको गाइडलाइंस आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि लिखा होता है कि मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है, नाइट्रोजन कितनी चाहिए। ये इसलिए मैं सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आप जेन में रख लें। अच्छा, अब आपने एक चीज देखनी है, एक और चीज इसमें होता है कि लिपिड की भी जिस तरह एनर्जी है, डेक्सट्रोज का भी आप देखेंगे ना, तो हर बंदे की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमम डेक्सट्रोज पर डे कितना टॉलरेट कर सकता है।
पर केजी पर मिनट भी लिखा होता है, इतने mg पर केजी पर मिनट से ज्यादा डेक्सट्रोज ना दें, या इतने ग्राम पर केजी से ज्यादा इस पेशेंट को इस एज में इस कंडीशन में ज्यादा ना दें। ये आप जब गाइडलाइन या बुक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टू बी सिंपल सिंप्लीफाई द थिंग्स, आज आपने देखना है कि अब मिनिमम आपको कितना चाहिए, 937 चाहिए, ऐसा ही है। अब डेफिसिट चेक करें, डेफिसिट फॉर मिनिमम नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी आपको कितना चाहिए, 937.5, जबकि कितना नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी ऑलरेडी आप सार्बिटोल और लिपिड से दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 550। शाबाश। तो रिमेनिंग कितना रह गया है, कितना खसारा है, डेफिसिट कितना है अभी आपका, $387.5। स्टिल यू हैव टू गिव 387, ठीक है, यानी अभी भी आपको 387 नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी और देनी है। कैसे देंगे, शाबाश, हाउ यू विल ब्रिज दिस डिफरेंस, सर डेक्सट्रोज देना भी। शाबाश, डेक्सट्रोज रह गया, शाबाश, डेक्सट्रोज देंगे। अब ये जो 387.5 किलो कैलोरी है, ये आप डेक्सट्रोज से पूरे करेंगे। क्या आप में से कोई बंदा बता सकता है कि 1 ग्राम डेक्सट्रोज कितने किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी देता है? Any guess? एक्सीलेंट, अबीरा कह रही है 3.4 किलो कैलोरी, शाबाश। तो अब मैं आपसे पूछूं कि how many grams of dextrose will be required to give 387.5 किलो कैलोरी? मुझे कितने ग्राम डेक्सट्रोज चाहिए होंगे 387.5 किलो कैलोरी के लिए? आप सिंपल इसको डिवाइड कर लें 3.4 से, ठीक है, यूनिटी मेथड। 1 ग्राम देता है जी 3.4 किलो कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम। सो आपको कितनी चाहिए, 387.5, शाबाश, आपने डिवाइड कर लिया, तो कितना आ गया जी, 113.9। हाँ जी, रफ कर लें, 114 ग्राम डेक्सट्रोज चाहिए, ठीक हो गया। अब 114 ग्राम आपको मिनिमम डेक्सट्रोज चाहिए, ठीक। अब ये तो होगी मिनिमम, आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना डेक्सट्रोज आप ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना जाना चाहिए। अब मैक्सिमम, अब लिख लें, मैक्सिमम डेफिसिट नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने आपको कहा था कि 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे से ज्यादा नहीं जाना, तो आपका मैक्सिमम कितना बनता था, 2500 माइनस कितना नॉन नाइट्रोजनस आप दे रहे हैं, 550। 2500 में से 550 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 1950 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाय 3.4, 1950। और कितने ग्राम डेक्सट्रोज दे सकते हैं मैक्सिमम को मीट करने के लिए, 1950 को 3.4 से डिवाइड करें, शाबाश, 573.5 ग्राम। यानी अब आप एक चीज पता चल गई कि आपको कम से कम 114 ग्राम डेक्सट्रोज और ज्यादा से ज्यादा 573.5 ग्राम डेक्सट्रोज चाहिए। यानी आपको एक विंडो मिल गई है कि कम से कम डेक्सट्रोज इतना ऐड करना है, ज्यादा से ज्यादा इतना ऐड करना है, ठीक हो गया। अब आपको डेक्सट्रोज ऐड करना है। अब आपके पास रिमेनिंग फ्लूइड कितना था, शाबाश बताएं, 1052। रिमेनिंग फ्लूइड इज 1052। अब आपने 1052 फ्लूइड है और आपने कितना ऐड करना है, लेट्स से 114 ग्राम है, मैं आपको कहता हूं आप 114 से 10 ग्राम ज्यादा ही दे दें, 125 ग्राम ऐड करना जी। जी मैं पीछे रह गई हूँ सर, हमने 2500 ml में से ना हमने 550 माइनस किया, जो कि हम नॉन नाइट्रोजनस दे रहे थे लिपिड से और प्रोटीन से, ठीक हो गया।
हाँ और हाँ, तो सोर्बिटोल कितना और बच गया? सोर्बिटोल और पीछे बच गया जी 1950। 950। हाँ, अब 1950 आप डेक्स किलो कैलोरी देने हैं मैक्सिमम को बीट करने के लिए, और जो थे 387 थे वो मिनिमम के लिए। तो 387 के लिए डेक्सट्रोज कितना निकला था? 114 ग्राम। तो 1950 किलो कैलोरी के लिए कितना ग्राम डेक्सट्रोज चाहिए होगा? 3.4 से डिवाइड कर ले। 50 को 3.4 से डिवाइड कर ले तो कितना चाहिए होगा 573.5 ग्राम। अब ज्यादा को मीट करने के लिए, मैक्सिमम को मीट करने के लिए 573.5 ग्राम, और मिनिमम को मीट करने के लिए 114 ग्राम। अब आपके पास जो डेक्सट्रोज है 114 से ज्यादा और 573 से कम होना चाहिए। थेरेप्यूटिक विंडो आ गई है एक तरह की आपकी। ठीक, यहां तक समझ आ गया? इज इट क्लियर? यस सर। अब आपके पास, मैं आपको कहता हूं कि आप आज 125 ग्राम डेक्सट्रोज ऐड करते हैं, 114 से ज्यादा ही है ना। मैं आपको कहता हूं कि आज 125 ग्राम डेक्सट्रोज ऐड करें। नाउ यू हैव टू ऐड 125 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन हाउ मच? फ्लूइड कितना रिमेनिंग रह गया है? 1052 ml। अब हमारे पास डेक्सट्रोज तो पाउडर फॉर्म में तो नहीं है ना। हमारे पास डेक्सट्रोज क्या है? 5% है, 10% है, 25 और 25% है। लेट्स सी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? एलिगेशन मेथड याद है आपको, जिसमें हमने रिमेनिंग फ्लूइड कैलकुलेट किया था, नॉर्मल सलाइन निकाल के कितना बच जाता है, तो कितने ग्राम डेक्सट्रोज ऐड करना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इफ यू ऐड 125 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज in 1052 ml, what would be the percentage of that solution? अगर 1052 ml में 125 ग्राम डेक्सट्रोज ऐड करें तो कितने परसेंट सोल्यूशन बनेगा? शाबाश, कैलकुलेट करें। 10%। जी 10%। कैसे 10% बनाया? कैलकुलेट करके बताए ना। %11.88। ठीक है जी, रजमान सईद ने कैलकुलेट किया है, बाकी बच्चों ने भी किया है। 11.88% सोल्यूशन बनता है। अगर आप 125 ग्राम डेक्सट्रोज 1052 ml पानी में ऐड करें, the percentage of that solution would be 11.88%। अब आपके पास कौन कौन से डेक्सट्रोज हैं? 11.88% है? नहीं। आपके पास कौन कौन से हैं? 5, 10 और 25। ठीक, अब आपके पास कोई सी भी इन तीन में से दो यूज कर सकते हैं, 5 या 25, 10 या 25। क्लियर? अब मैं आपको कहता हूं, आप डेक्सट्रोज 10% और डेक्सट्रोज 25% को यूज करें। 11.88%, ये जिस तरह मैंने लिखा है ना, जिस तरह एलिगेशन मेथड आपने लगाया था, इसी तरह एलिगेशन मेथड लगाएं और कैलकुलेट करें। और अब आपने कल मुझे ये बताना है कि कितने ml 10% डेक्सट्रोज और कितने ml 25% डेक्सट्रोज के चाहिए होंगे। अब ये जो स्टेप है आपने करना है इंशाल्लाह कल तक। कल हम इसकी फाइनल, ये अब सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। कल हम इसका टीपीएन का लेबल बनाएंगे और इसकी ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे और फर्दर कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आज आपने 75% तक पेरेंटल न्यूट्रिशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, ये स्टेप मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपने एलिगेशन मेथड पहले किया हुआ है। कल आप खुद करें ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई बात आपको समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें इंशाल्लाह जी, कल हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। और एक चीज मेरी हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगर आप इन स्टेप्स को याद रखेंगे, बिलीव मी, आप कोई भी आईवी एडमिक्सर बना सकते हैं।
कहीं भी बैठे हैं आप टीपीएन बना लेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि जी हमें प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं आती। मैं आपको ये स्टेप्स करवाने का मकसद ही यही था कि आप प्रैक्टिकली आपको चीजें करनी आती हो। दवाई आपके सामने हो, डॉक्टर आपके सामने हो, मरीज आपके सामने हो, कुछ भी हो आप बना लें। ठीक है, ये नहीं है कि आप कहेंगे जी हमने पढ़ा तो था जो वो कोई और चीज थी, प्रैक्टिकली अब आए हैं तो हमें समझ नहीं आ रही कि प्रैक्टिकली कुछ और चीज है। ऐसा नहीं, जो है बी प्रैक्टिकल, बी अप्लाई। आप फील्ड में जाएं, आप किसी को कह सकें, अपनी सीवी लिखें तो आप लिख सकें विद कॉन्फिडेंस कि जी मुझे पेरेंटल न्यूट्रिशन कैलकुलेट करना आती है, मुझे पेरेंटल न्यूट्रिशन बनानी आती है, मुझे आईवी एड मिक्सर बनाने आते हैं। दिस इज वन ऑफ योर स्पेशलिटी, यू कैन ऐड इनटू योर सीवी as compared to rest of the lot or rest of the pharmacists. Keep on adding your skills, keep on adding flavors into your personality, into your professional skills. ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। Till then, अल्लाह हाफिज।